वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शंस को। तो फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप कभी भी रन कर सकते हैं। मतलब अगर सेम चीज़ को मेरे को बार बार रिपीट करना है देन हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ हमने लूप्स में भी की थी। लूप्स में भी अगर आपको सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना है, आप उस चीज़ को क्या करते थे? लूप में डाल देते थे। अब लूप की डिसएडवांटेज क्या होती थी कि वो सेम चीज़ को रिपीट तो करता है, लेकिन वो सेम टाइम पे अगर रिपीट हो रही है तब वो उस चीज़ को रिपीट करता है। अब वही चीज़ अगर मेरे को डिफरेंट टाइम पे रिपीट करवानी है तो वहाँ पे हमारी लूप्स काम नहीं करती, वहाँ पे हमारे फंक्शंस काम करते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं कैसे हम यहाँ पे फंक्शंस को बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं 2 नंबर यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया, जिसको मैंने सेव कर लिया N1 के अंदर। सिमिलरली सेकंड नंबर जिसको हम सेव कर लेंगे N2 के अंदर, और उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 किया, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 12 लिखा, 32 लिखा, सम मेरे को मिल गया 44। ठीक है, अब यही मान लो मेरे को 5 बार सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसी कोड को 5 बार लिखेंगे। अगर हमारे पास लूप्स नहीं होती तो मेरे को 5 बार ये लिखना पड़ता। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, 20, यहाँ पे मेरे को सम मिल गया 30, उसके बाद 22 को 22 के साथ, 33 को 33 के साथ, 44 को 44 के साथ, 55 को 55 के साथ। तो 5 बार मेरे को सम मिल गया। तो यही चीज़ मेरे को 5 बार लिखनी पड़ी। बट यही चीज़ अगर मैं लूप्स को यूज़ करता तो मैं सीधा लिख सकता था फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैंने लिखा 5 और उसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे इसको लूप में पास कर दिया। अब यही चीज़ मेरी 5 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो लूप्स ने क्या किया? मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मेरी यहाँ पे मेरे को 5 बार सम तो चाहिए, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे नहीं चाहिए। कभी यहाँ पे इसके बाद मेरे को लेट से एक प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए। मैंने यहाँ पे आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे मेरे को कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। यहाँ पे लेट से मैंने अपना नाम प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक और स्टेटमेंट प्रिंट करनी थी। मैंने यहाँ पे हेलो पाइथन वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे मशीन लर्निंग प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रिंट कर दिया। अब देखो सेम कोड बार बार यूज़ तो हो रहा है, 2 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन हर बार उसके बीच में कुछ अलग स्टेटमेंट आ रही है। अभी रन करूँगा, पहले इसके आउटपुट को चेक करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो, अब यहाँ पे सेम चीज़, कोड तो रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ पे अलग स्टेटमेंट है। फिर से ये कोड आ रहा है, फिर अलग स्टेटमेंट आ रही है, फिर से सम आ रहा है, अलग स्टेटमेंट आ रही है, फिर से सम आ रहा है, अलग स्टेटमेंट आ रही है, फिर से सम आ रहा है, अलग स्टेटमेंट आ रही है। अब अगर मैं इसी चीज़ को लूप में डाल दूंगा तो ये तो हर बार ऐड आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस एज सम देगा और आइट्रॉनिक सॉल्यूशन सम देगा और आइट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रिंट करता जाएगा। अब ये तो नहीं है कि मेरे को हर बार जो प्रिंट स्टेटमेंट वो अलग अलग मिलेगी। मतलब अब मेरा कोड तो यूज़ हो रहा है, सेम कोड बार बार यूज़ हो रहा है, लेकिन अलग टाइम पे यूज़ हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे, तो फंक्शंस हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब इन फंक्शंस को क्रिएट कैसे किया जाता है? फंक्शन क्रिएट करना बहुत इजी है। पहले फंक्शंस को समझते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे प्रिंट है, प्रिंट क्या करता है? आप इसके बीच में सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ भी लिखते हो, वो एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। तो ये प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है। मतलब कोई भी वेरिएबल है जिसके आगे ये ब्रैकेट लग जाएगी, वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है, आप इसको कॉल करो, ये फैक्टोरियल दे देगा। या मैं बोलूँ कि मेरे पास फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है, आप इसके अंदर नंबर पास कर दो, ये आपको फैक्टोरियल दे देगा। अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं पास करते, ठीक है, उसको बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट, कि आपने इसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की। अगर आप इसके अंदर कुछ पास करते हो उसको बोलते हैं विद आर्ग्यूमेंट, कि हमने इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास की है। तो इनके टाइप्स को आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्या होती हैं, विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न, विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट। अभी मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे प्रिंट है वो एक फंक्शन है, इनपुट है वो एक फंक्शन है, टाइप वो एक फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ऐड एक फंक्शन है, आप जैसे इसको रन करो, ये आपको 2 नंबर्स का सम दे दे, या इसके अंदर मैं कुछ नंबर लिख दूँ, ये 2 नंबर्स को ऐड कर दे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐड नाम का कोई फंक्शन ऐसा है ही नहीं है। तो हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफाइन। क्या डिफाइन करना चाहते हो? फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन का नाम रखना है मुझे ऐड, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड एक फंक्शन को
यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर आप क्या डिफ़ाइन करना चाहते हो तो कॉलन लगाएंगे। इस फंक्शन के अंदर मुझे ये जो नंबर्स हमने एंटर करवाए हैं इनको कॉपी कर देंगे। तो डिफ़ाइन फंक्शन का नेम और उसके बाद आप क्या कर दोगे, जो भी कोड हमने नॉर्मल लिखा था उसको उस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। अब देखो जैसे मैंने इसको रन किया कोई आउटपुट नहीं आई, इसको रन किया कुछ नहीं हुआ, रन करने पे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये आउटपुट कब देगा, जब मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा ऐड। ये होती है फंक्शन डेफिनेशन कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम क्या है ऐड। वो करेगा क्या, वो दो नंबर्स को ऐड करेगा। अब कब ऐड करेगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया, ये देखो ऊपर गया, ऊपर जाके उसने मेरे से नंबर इनपुट लिया फर्स्ट सेकंड और मेरे को सम दे दिया 30। अब जितनी बार मैं इस एडिशन को कॉल करूँगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड लिखा, फिर से ऐड लिखा, 2 बार लिखा, तो अब ये मेरे को वही कोड क्या करेगा, 2 बार एडिशन का प्रोवाइड करेगा। तो 2 बार एडिशन मिल गई। अब अगर मेरे को 5 बार एडिशन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ रेंज फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके अंदर बस ऐड को कॉल कर दूँगा। अब 5 बार मेरा जो वो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम थी कि अगर मेरे को डिफरेंट टाइम पे एडिशन चाहिए थी, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने इनपुट करवाया था यूज़र से उसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे फंक्शन कॉलिंग के साथ, क्योंकि कोड तो हमने ऊपर एक बार डिफाइन कर ही दिया है। तो बार बार उस कोड को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जस्ट फंक्शन को जैसे हमने कॉल किया था सिर्फ उसी के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको वो एडिशन चाहिए आप बस उसको कॉल कर दो, आपको वहाँ पे एडिशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एडिशन मिली, फिर आइट्रॉनिक्स प्रिंट हुआ, फिर एडिशन मिली, फिर करण अरोड़ा प्रिंट हुआ, फिर एडिशन मिली, हेलो पाइथन वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर मशीन लर्निंग प्रिंट हुआ और उसके बाद लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो फंक्शंस का बेसिकली ये काम है। तो अगर लूप्स नहीं होती तो उससे क्या होता, हमें 5 बार ये कोड लिखना पड़ता। जब हमारे पास लूप्स हो गई, फिर हमने एक ही बार लिखा लेकिन 5 बार उसने हमें सम दे दिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर डिफरेंट टाइम पे हमें ये चीज़ चाहिए तो लूप्स तो एक ही टाइम पे रिपीट करेंगी ना, डिफरेंट टाइम पे रिपीट नहीं करेंगी। तब हमारे पास क्या हुआ, फंक्शंस आए। फंक्शंस हमने एक बार उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद जब हम इसको कॉल करेंगे ये ऊपर जाता है, ये इसके अंदर जो भी 3 लाइन्स लिखी होती हैं उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ऊपर जाएगा और कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब अगर मेरे को वही 5 बार सेम टाइम पे चाहिए तो मैं सेम टाइम पे वो कोड भी नहीं लिखूंगा, तो वो कोड भी लिखने की बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल करूँ, 5 बार आ गया मेरे पास। अब अगर डिफरेंट टाइम पे हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, जस्ट फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करते रहो, फिर ऐड चाहिए फिर से कॉल कर दो। तो जब जब मेरे को जिस टाइम पे सम चाहिए होगा मैं ऐड को कॉल कर दूँगा। तो होपफुली आपको समझ हो गया होगा कि फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। सेम चीज़ डिफरेंट टाइम पे रिपीट हो रही है तो फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अभी हम समझते हैं फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, डिफाइन फंक्शन का नाम मैंने रख दिया फन, और इसके अंदर मैंने जस्ट एक कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट दे दी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वेलकम टू आइट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस। तो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब जैसे ही मैं फ़न को कॉल करूँगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये हेलो वेलकम टू आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो हेलो वेलकम टू आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब जहाँ पे भी मैं इसको प्रिंट करूँगा वहाँ पे ये मेरे को जो फंक्शन है वो शो कर देगा। तो ये हमने देख लिया फंक्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएशन हमने सीख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे एक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन का स्कोप क्या होता है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का क्या मीनिंग है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया 10। अब ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। दिस इज़ नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। इसको इनसाइड द फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं इनसाइड यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा कि इनसाइड, ये फंक्शन के इनसाइड है तो ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो। उसके बाद जैसे मैंने इसको रन किया तो पहले फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद ये यहाँ पे गया, उसके बाद उसने इनसाइड प्रिंट किया। अब मैं फंक्शन कॉल होने के बाद फिर से ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब ये इनसाइड नहीं है, अब ये क्या है, मेरे पास आउटसाइड वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे फिर से ए को प्रिंट कर दूंगा। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, लेकिन कॉल कब होगा, जब यहाँ पे इसको मैं रन करूँगा। इसको रन किया, ये कॉल हुआ, ऊपर गया, पहली लाइन ये प्रिंट की, दूसरी लाइन ये प्रिंट की, और नीचे
आउटसाइड भी प्रिंट होगी। मतलब कोई भी चीज़ अगर फंक्शन के बाहर डिफाइन है आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। अगर कोई भी चीज़ फंक्शन के इनसाइड डिफाइन की है उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे कि इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ग्लोबल वेरिएबल हमने देख लिया कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक b नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब ये जो b की वैल्यू है, ये जो 20 मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे एक b की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो b की वैल्यू है ये लोकल वेरिएबल है, दिस वन इज़ नोन एज लोकल वेरिएबल, और ये जो ऊपर b डिफाइन है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर दोनों जगह b की वैल्यू डिफाइन है तब कहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? अगर कोई भी वेरिएबल अंदर डिफाइन किया गया फंक्शन के अंदर तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी होगी। तो मतलब b इनसाइड क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे b की वैल्यू 20 और आउटसाइड क्या प्रिंट करेगा, b की वैल्यू 10। तो रन करते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे गया हेलो वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रिंट किया, इनसाइड 20 और आउटसाइड क्या आ रही है 10। आप अगर यहाँ पे दो डिफरेंट सेम वेरिएबल भी ले रहे हो तब भी ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है। जो भी चीज़ फंक्शन के अंदर डिफाइन की जाएगी उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस b की वैल्यू को मैं बाहर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। दूसरा, अगर मैंने बाहर डिफाइन ही नहीं किया, तो अगर मैंने बाहर डिफाइन ही नहीं किया तो मैं ये हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं c लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर वेरिएबल्स में ऑलरेडी वैल्यूज़ डिफाइन है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इनसाइड तो देखो प्रिंट हो रही है वैल्यू, इनसाइड प्रिंट हो रही है, लेकिन आउटसाइड जब मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं सी क्या है। सी को बाहर यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ फंक्शन के अंदर डिफाइन होगी ना वो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ होगी, लेकिन जो चीज़ बाहर डिफाइन है उसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास कि एक वेरिएबल का कैसे हम स्कोप चेक कर सकते हैं। तो अब अगर मेरे को ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ यहाँ पे, जैसे c इक्वल टू या d ले लेते हैं, d इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया d इक्वल टू d प्लस 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे d की वैल्यू कितनी डिफाइन कर दी, 10। ये ग्लोबल वेरिएबल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, d की वैल्यू के अंदर एक 10 वैल्यू ऐड कर रहा हूँ प्लस उसमें 20 ऐड कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू कितनी होगी 30। तो अब आपका कहना होगा कि इनसाइड जो वैल्यू है वो प्रिंट 30 हो जाएगी, लेकिन इसको बाहर तो यूज़ कर नहीं सकते, तो आउटसाइड वैल्यू 10 हो जाएगी। अब इसको अगर मैं रन करूँगा ये एरर देगा, ये बोलेगा लोकल वेरिएबल d रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे ये जो d है ये समझ रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन कर दी, इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर दिया। वो ये नहीं समझ रहा कि ये ग्लोबल वेरिएबल d है ना। जब हमने अंदर इक्वल टू यूज़ कर दिया तब इसका मतलब है कि ये वाला जो d है ये एक लोकल वेरिएबल बन चुका है। अब ये समझ रहा है कि ये वाली d की जो वैल्यू है ये कहीं डिफाइन ही नहीं है। अब अगर मैं इस d की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता 50, तब पॉसिबल था कि अंदर मान लो d इक्वल टू 50 किया, d इक्वल टू d प्लस 20 कर दिया, तो 50 प्लस 70 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे d ले लेते हैं, तो 50 प्लस 20 ये 70 हो जाएगा और बाहर 10 ही रहेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू डिफाइन नहीं की गई तब आपको एरर आ जाएगा, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल d वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। ऊपर उसके साथ कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की गई। अब आप चाहते हो स्टिल मेरे को ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है इस लोकल फंक्शन के अंदर, तब आप एक ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करोगे कि इस फंक्शन के अंदर मैं ग्लोबल वेरिएबल d को यूज़ करना चाहता हूँ। उस ग्लोबल वेरिएबल d की वैल्यू को अपडेट कर दो और उसकी वैल्यू कितनी बना दो, 30 बना दो। अब इनसाइड भी 30 प्रिंट होगी। अब ये जो चेंजेस आए हैं ये ग्लोबली चेंजेस आए हैं, तो आउटसाइड भी अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30। मतलब अगर आपको किसी लोकल फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है तब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अब चलते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस में। तो फंक्शन जो है हमारे पास 4 तरह के होते हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। अब ये आर्ग्यूमेंट और रिटर्न का क्या सीन है वो चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला एडिशन एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा नो आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर मैं अगर कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ इसका मतलब है विद आर्ग्यूमेंट, ये आ जाएगा मेरे पास विद आर्ग्यूमेंट, ये आ जाएगा मेरे पास नो आर्ग्यूमेंट।
अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन बनाना है या विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन बनाना है। अब उस फंक्शन से वैल्यू बाहर लेके आनी है या नहीं लेके आनी है, तो विद रिटर्न करवाना है या विदाउट रिटर्न करवाना है, तो वो हम चेक करेंगे, नो रिटर्न और विद रिटर्न। तो एक एक करके इन सभी टाइप्स को चेक करते हैं, इसी एडिशन की एग्जांपल से समझते हैं। तो सेम कोड जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ऊपर, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो ये जो फर्स्ट वाली है इसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं की थी, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। देखो इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये नो आर्ग्यूमेंट है। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये क्या करता है, ऊपर जाता है और मुझे दो नंबर्स को ऐड करके दे देता है। ठीक है, ये सिंपल है। तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, जैसे इनपुट फंक्शन है, आप जो भी इनपुट करते हो वो किस में सेव हो जाती है, मान लो n नाम के वेरिएबल के अंदर। तो जो भी मैंने यहाँ पे इनपुट ली वो किस में सेव होगी, एक n वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये जो इनपुट है ये मेरी सेव हो गई। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, ये जो फंक्शन इनपुट है ये क्या रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो वैल्यू रिटर्न हो रही है किसमें, n के अंदर। अब ऐसे हम चेक कर लेते हैं ये जो एडिशन है क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इसको मैं r वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे r को। तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद लास्ट में कुछ वैल्यू देखते हैं रिटर्न करता है नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे लिखा 11 और 22, तो एडिशन तो मिल गई 33। तो यह कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। मतलब ये क्या है, विदाउट रिटर्न, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब अगर मेरे को इससे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना चाहते हो आप, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैं लिखा 10 रिटर्न कर दो। तो अब r के अंदर सम तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस r के अंदर क्या मिलेगा, मेरे को 10 मिलेगा। अभी इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 10 एंड 20। अब देखो r के अंदर वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन 10 20। सम मिला 30, रिटर्न वैल्यू कितनी है 10। आप पॉइंट में कुछ रिटर्न करना चाहते हो वो भी आ जाएगा, पहले सम मिलेगा फिर वो रिटर्न वैल्यू इस r में सेव हो जाएगी। अगर मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट को, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना, रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी तो होगा क्या, सबसे पहले नंबर 1 इनपुट करेगा। जैसे ही मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दी नीचे सारी चीज़ें स्किप कर देगा। देखो उसके बाद उसने ये नंबर इनपुट ही नहीं लिया मेरे से सेकंड, ना ही मेरे को एडिशन दी। रिटर्न का मतलब है फंक्शन से उसी टाइम पे बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आइट्रॉनिक्स रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, आइट्रॉनिक्स। बट इससे फ़ायदा क्या होगा, हम यहाँ पे ये चीज़ें रिटर्न नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे इसका सम रिटर्न करूँगा। मैं यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो भी उसका सम आ रहा है मैं कह रहा हूँ उसको रिटर्न कर दो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 एंड 22। अब देखो एडिशन यहाँ पे भी मिल रही है और एडिशन मेरे को बाहर भी मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरे को एडिशन को सेव भी करना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सही से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है n1 प्लस n2। अब ये जो s की वैल्यू है, अब ये जो s की वैल्यू है वो मेरी s क्या है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी ये s जो है ये मेरा यहाँ यूज़ हो जाए। इस s की वैल्यू को मैं बाहर तो नहीं लेके आ सकता। अब बाहर कैसे लेके आ रहे हैं हम, रिटर्न स्टेटमेंट में। अगर एक लोकल वेरिएबल को बाहर लेके आना है तब हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब ये जो सम है ये मेरा इनसाइड भी प्रिंट हो रहा है और मेरा आउटसाइड भी प्रिंट हो रहा है। अब दो जगह प्रिंट करने की कोई सेंस नहीं है, तो हम इनसाइड जो प्रिंट कर रहे हैं वो हटा देंगे, ताकि यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 11 लिखा तो 22 मेरे को यहाँ पे एडिशन मिल रही है। तो अगर किसी लोकल वेरिएबल को बाहर लेके आना है तब हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं। थर्ड चलते हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप फंक्शन अब बना रहे हो एडिशन, इसके अंदर आप पहले से ही मेरे को दो वैल्यूज़ पास करके भेजोगे ए और बी की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए और बी को पहले मेरे को इनपुट करवाना पड़ेगा। तो इंटीजर के अंदर मैंने इनपुट करवाया एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि पहले अगर नंबर इनपुट होगा तभी मैं कॉल करूँगा। उसके बाद बी के अंदर भी इंटीजर में इनपुट करवाएंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे एडिशन को कॉल करेंगे, ए और बी को पास कर देंगे। अब ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। इस ए की वैल्यू इस ए में कॉपी हो जाएगी, इस बी की वैल्यू इस बी में कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी में वैल्यूज़ आ गई तो मैं क्या कर दूंगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट कर दो कि जो भी एडिशन आ रही है वो किस में पड़ी है, एस के अंदर। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले दो नंबर इनपुट करेगा 10
20, उसके बाद फंक्शन कॉल होगा। अब 10 मेरा ए में कॉपी हो जाएगा और 20 मेरा बी में कॉपी हो जाएगा, तो 10 + 20 कितना हुआ 30। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ए और बी ही लेने हैं, यहाँ पे ए और बी ही लेने हैं। अगर मैं यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2 वही वेरिएबल रखता हूँ और यहाँ पे पास भी क्या कर दूंगा n1 और n2, तो n1 की वैल्यू मेरी कॉपी हो जाएगी ए के अंदर और n2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी बी के अंदर। अभी देखो जो रिज़ल्ट मिलेंगे आपको सेम मिलेंगे। अगर मैंने 10 और 20 लिखा तो n1 की वैल्यू ए में और n2 की वैल्यू किस में होगी बी में, क्योंकि ये वाले जो ए और बी हैं ये लोकल वेरिएबल हैं, ये सिर्फ इनसाइड द फंक्शन यूज़ हो सकते हैं। लेकिन ये जो n1 n2 है ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू उनकी कॉपी हो जाती है। पहली वैल्यू पहले में, दूसरी वैल्यू दूसरे में कॉपी हो जाएगी। अब ये भी फंक्शन जो है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ और रिटर्न स्टेटमेंट ले लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे दो वैल्यूज़ मैंने पास करी, पहली वैल्यू मेरी ए में कॉपी होगी, दूसरी वैल्यू मेरी बी में कॉपी हो गई। सम तो मेरे को मिल गया 111, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या है, नन। अब यही अगर मेरे को इससे कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ रिटर्न कर दो a + b, एक ही लाइन के अंदर मेरा काम हो रहा है। और जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कि जो भी एडिशन है, और यहाँ पे r के अंदर सेव कर लेते हैं, और जो भी हमारी एडिशन है उसको प्रिंट कर लेते हैं जो कि हमारी r वेरिएबल के अंदर सेव है। तो 11 11 लिखा, एडिशन क्या मिल गई 22। तो ये था हमारा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब चलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ। अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होती है, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया डिफ़ाइन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ़ंक्शन का नाम फन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि जो a की वैल्यू है, दो वेरिएबल आएंगे, a की वैल्यू है वो हमेशा रहने वाली है 10, और जो b की वैल्यू है वो हमेशा रहने वाली है आइट्रॉनिक्स। तो मैंने ये पहले से ही डिफाइन कर दी कि a और b की जो वैल्यू आएंगी वो यही रहने वाली हैं। यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ a की वैल्यू और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ b की वैल्यू। अब इससे होगा क्या वो समझते हैं। तो यहाँ पे b को प्रिंट किया मैंने और फंक्शन को कॉल किया। अब देखो अगर आप नॉर्मल, ये जो एडिशन है, अगर ये एडिशन वाला फंक्शन है, अगर इसको मैं नॉर्मल कॉल कर दूँ तो एरर देगा। ये बोलेगा कि आपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास ही नहीं की, क्योंकि ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है a और b। अब अगर मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ तो बोल रहा है कि आपने b की वैल्यू नहीं पास की। अब अगर मैं b की वैल्यू पास कर देता हूँ तो ये सम दे देगा। अगर मैंने इसमें एक और आर्ग्यूमेंट पास कर दी तो ये कह रहा है कि ये तो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, आपने 3 क्यों पास कर दी। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व करता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब मान लो कि अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करता, जैसे मैंने फंक्शन लिखा, मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। a की वैल्यू 10 ले लेगा, b की वैल्यू आइट्रॉनिक्स ले लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैंने फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दी, तो a रिप्लेस हो जाएगा हेलो के साथ और b रिप्लेस हो जाए, b डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। ठीक है, अब अगर मैं दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और थर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने 89 कर दी, तो a की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी हेलो के साथ और b की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 89 के साथ। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे फिर से, अच्छा ये तो मैंने प्रिंट फंक्शन में पास कर दिया, इसको भी हम क्या करेंगे फंक्शन के अंदर पास करेंगे। अब दोबारा से फंक्शन कॉल करते हैं, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू रिप्लेस होगी हेलो के साथ और b की वैल्यू रिप्लेस होगी 89 के साथ। अब अगर मेरे को सिर्फ b की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं लिखूँगा b = उसको आप चेंज करके मेरे नाम से रिप्लेस कर दो। अब a की वैल्यू 10 रहेगी और जो b की वैल्यू है इसको फंक्शन के अंदर पास करना है, फन लिखेंगे। a की वैल्यू 10 रहेगी लेकिन जो b की वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, करंट के साथ। तो आपका जो प्रिंट फंक्शन है, जैसे हमने डे 1 में देखा था, इसके अंदर जैसे सेपरेटर = स्पेस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एंड =/n आप ये चीज़ लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कुछ दे भी देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, तो ये जो सेपरेटर और ये एंड है ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर आप नहीं भी लिखोगे ये अपने आप उठा लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ फंक्शन, कि मुझे एक फंक्शन का टाइम देखना है कि उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मॉड्यूल होता है टाइम नाम का, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे टाइम। तो ये टाइम कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ हेलो, मैं कहता हूँ कि
हेलो प्रिंट होने के बाद 5 सेकंड वेट करें, उसके बाद हाई प्रिंट हो जाए। तो ये जो टाइम है ना, इसके अंदर हमारे पास एक डिले नाम का फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और डिले करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है वो है स्लीप। तो इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर या टाइम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है स्लीप। इसके अंदर अगर मैं 5 लिखूँगा तो ये 5 सेकंड के लिए वेट करेगा, उसके बाद हाई प्रिंट करेगा। देखो, सबसे पहले हेलो प्रिंट करेगा, देन यहाँ पे ये 5 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ये हाई प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक फंक्शन का, वो भी देखते हैं। तो डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर नाम के फंक्शन को, जिसके अंदर मैं जो भी वैल्यू पास करूँगा उसका मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उन 1 करोड़ वैल्यू का स्क्वायर कर दो। तो मैंने यहाँ पे उसको स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब इसको 1 करोड़ वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है, अब ये कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब है ये कोड रनिंग में है। जैसे ही स्टार खत्म हुआ मतलब उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टाइम नोट करेंगे। तो टाइम जो हमारी लाइब्रेरी का नेम है उसके अंदर करंट टाइम नोट कर लिया जाएगा। तो करंट टाइम मैंने क्या कर लिया, एक स्टार्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया कि यहाँ से टाइम स्टार्ट है। उसके बाद जब टाइम मुझे एंड करना है, अब टाइम जो स्टार्ट करेंगे वो भी फंक्शन के अंदर ही तो हमें चाहिए ना, तो इसको भी फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। और जब टाइम एंड करना है, फिर से हम क्या करेंगे, एक एंड नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे टाइम डॉट टाइम। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये अपना काम करेगा, जब काम ख़त्म कर लेगा फिर टाइम एंड हो जाएगा। उसके बाद टाइम निकलेगा कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड में से स्टार्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टेकन, यहाँ पे कर देंगे एंड माइनस स्टार्ट। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो कि अभी करंट टाइम जो हुआ है वो हुए हैं लेट्स से 10 आवर्स 20 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स, और ये स्टार्ट टाइम है। और जो एंड टाइम है वो आ रहा है 10 20 एंड लेट्स से 20। तो इसमें से जब इस टाइम को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 5। तो हमारे पास नेट पता चल जाएगा कि इसको कितने सेकेंड्स हुए हैं एग्जीक्यूट होने में। अब इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन किया, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो 1.35 सेकंड्स का टाइम लगता है इसको, अगर 1 करोड़ वैल्यूज़ को उसको क्या करना हो, स्क्वायर कैलकुलेट करना हो। अभी इसको 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 करता हूँ। तो 2 करोड़ वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है। इसको 2.67 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो ये हमने देखा कैसे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। इसके बाद हम किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। सो वी कैन पास फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट इन अनदर फंक्शन। अभी इसको समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने लिखा डिफाइन फंक्शन, एक ए के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी पास करूँगा, तो फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, प्रिंट को। प्रिंट क्या है, ये एक फंक्शन है। तो मैंने एक फंक्शन के अंदर प्रिंट को पास कर दिया। अब प्रिंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, मतलब जो चीज़ प्रिंट कर रहा था अब वो क्या करेगा, ए करेगा। अब देखो मैं ए के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो गुड मॉर्निंग। अब मैंने जैसे इसको रन किया तो देखो हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने ए को किसकी इक्वल कर दिया, प्रिंट के। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इक्वल टू प्रिंट। अब ये जो प्रिंट की जो भी फंक्शनैलिटी थी वो किस में कॉपी होगी, बी के अंदर। अब मैं बी के थ्रू कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। हेलो, बी के थ्रू कुछ और प्रिंट कर लेते हैं, लेट्स से हाय। तो देखो हेलो भी प्रिंट हो रहा है, हाई भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब बी किसकी इक्वल है, प्रिंट के। तो सेम ही चीज़ तो यहाँ पे हमने अप्लाई की कि प्रिंट को किसकी इक्वल कर दिया, ए के, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ लिखते हैं वो किस में कॉपी हो जाती है, ए में। तो अब ए के थ्रू मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। सिमिलरली आप एक फंक्शन से एक फंक्शन को रिटर्न भी करवा सकते हो। उसको समझो कैसे। मैं लिखा डिफाइन फंक्शन और इसके अंदर मैं लिख दिया रिटर्न कर दो किसको, प्रिंट को। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा लिया एक प्रिंट फंक्शन को। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया, अब उसकी रिटर्न स्टेटमेंट किस में आ गई, आर में। अब आर क्या करेगा, एज अ प्रिंट की तरह काम करेगा। देखो फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर क्या रिटर्न क्या किया, प्रिंट। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, प्रिंट, क्योंकि जो भी रिटर्न लिखते हैं वो किस में सेव हो जाता है, आर में। अब आर किसकी
इक्वल हो गया प्रिंट के। तो अब आर भी कैसे काम कर रहा है, प्रिंट की तरह। तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन के अंदर हमें वेरिएबल ही पास करने होते हैं या फंक्शन से वेरिएबल ही रिटर्न होते हैं। फंक्शन से हम फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन से फंक्शन की को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। अभी इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं। अब नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन फंक्शन 1, और इस फंक्शन 1 के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो को, और इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया डिफाइन फंक्शन 2, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगी, सिर्फ हेलो आएगी। जब तक फंक्शन 2 कॉल नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं आएगी। अब अगर मैं फंक्शन 2 को कॉल करता हूँ तो भी आपको एरर मिलेगा। जब तक फंक्शन 1 कॉल नहीं होगा तब तक फंक्शन 2 उसको पता ही नहीं क्या है, क्योंकि ये एक उसके अंदर डिफाइन किया गया है, ये लोकल वेरिएबल बन चुका है। तो इस लोकल फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो मेरे को फंक्शन 1 को कॉल करना पड़ेगा, हेलो आ जाएगा। अगर फंक्शन 1 के अंदर आप फंक्शन 2 को कॉल करते हो तब ये आउटपुट आपको दे देगा। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर फंक्शन 2 डिफाइन हुआ, फिर फंक्शन 2 कॉल हुआ, ऊपर गया और आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रिंट कर देगा। तो ये नेस्टेड फंक्शंस का हमें कंसेप्ट पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, मान लो मल्टीपल फंक्शंस है मेरे पास, तो मेरे को उन सभी फंक्शंस का टाइम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन स्क्वायर नाम का, जिसके अंदर मेरे को इसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैंने फॉर लूप लगाई फॉर आई इन रेंज 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर दो। ठीक है, और ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बनाया डिफाइन क्यूब, और इसका भी मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद मैंने लिखा आई इक्वल टू आई इसकी क्यूब, तो इससे इसका निकल जाएगा। तो अब इन दोनों का मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइम अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा टाइम डॉट टाइम, और इसको स्टार्ट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको एंड में रख लेते हैं विच इज़ इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है स्क्वायर को कैलकुलेट होने में, टाइम टेकन विच इज़ एंड माइनस स्टार्ट। इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, और जो यहाँ पे स्क्वायर है उसको क्यूब कर देते हैं। अब अगर मैं क्यूब को कॉल करता हूँ तो क्यूब का टाइम आ जाएगा, स्क्वायर को कॉल करूँगा स्क्वायर का टाइम आ जाएगा। अब देखो क्यूब को कॉल किया तो पहले क्यूब का टाइम आएगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, उसके बाद स्क्वायर वाला फंक्शन चलेगा। तो चेक करते हैं दोनों में कितना कितना टाइम लगता है। तो भी यहाँ पे रनिंग में है, सो क्यूब में टाइम ज़्यादा लगेगा। चेक करते हैं कितना टाइम लगता है, एंड जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये समझ लो कि मान लो अगर मेरे पास 10 फंक्शन है तो 10 के 10 फंक्शंस जो हैं वो इतना टाइम लेंगे एग्जीक्यूट होने में। तो मेरे को 10 के 10 फंक्शनों में सेम चीज़ लिखनी पड़ रही है, टाइम एंड फिर से टाइम फिर से एंड। अब 10 फंक्शन के लिए अगर मेरे को चेक करना है तो 10 बार मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको हम एक एक वैल्यूज़ इसकी कम कर लेते हैं, वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो जब हमने एक वैल्यू कम की तो अब टाइम जो है वो कम लेगा। एक को 1.87 सेकंड का टाइम लग रहा है, एक को 0.985 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अब ऐसी 10 फंक्शन होंगे तो 10 बार मेरे को ये स्टार्ट एंड करना पड़ेगा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम को एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो अभी एक फंक्शन बनाया मैंने टाइम कैलकुलेट करने के लिए, डिफाइन फंक्शन, जो हमने ऊपर नेस्टेड फंक्शन बनाया उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करूँगा। जैसे अभी इसको नॉर्मल रखते हैं, और इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफ़ाइन किया फंक्शन 2, ये मेरा हो गया फंक्शन 1। और इस फंक्शन 2 के अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया बाय। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ फंक्शन 2 को। फंक्शन 2 मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया।
अभी इस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं, अभी सिर्फ नेस्टेड वाले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेस्टेड से हम क्या चीज़ अचीव करेंगे। इसको भी इसके नीचे लिख लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, या यहीं पे लिख लेते हैं। तो मैंने इसको जब रन किया फंक्शन 1 को कॉल करूँगा। अब मेरा फंक्शन 1 को जब मैंने कॉल किया उसको मैं किसी रिटर्न स्टेटमेंट में डाल लेता हूँ। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन 2। अब जैसे ही मैं आर को कॉल करूँगा ये किसकी तरह काम करेगा, मेरा फंक्शन 2 की तरह। तो मैंने एक फंक्शन से एक फंक्शन को रिटर्न करवाया, वो किस में आ गया, आर के अंदर। अब आर को कॉल करूँगा ये किसकी तरह काम करेगा, फंक्शन 2। ये हमने ऊपर देख लिया हुआ है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, इसी को मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ इसी के अंदर। अभी फंक्शन कॉल जो है वो यहाँ पे नहीं करेंगे, और ये मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन 1 है इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट मैं स्क्वायर को कॉल करने वाला हूँ, स्क्वायर को कॉल करने वाला हूँ। और इससे क्या बेनिफिट होगा, अब इससे ये बेनिफिट होगा क्योंकि ये जो स्क्वायर वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है इसको मैं किसी वेरिएबल में ले लूँगा। तो जैसे मैंने इसको फन नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ उस फंक्शन को, या उस फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करेंगे यहाँ पे उस फंक्शन को। अब होगा क्या, स्क्वायर नाम के फंक्शन को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन 1 में पास किया। फंक्शन 1 के अंदर अब स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, फन के अंदर। अब अगर मैं फन को कॉल करूँगा वो किसकी तरह काम करेगा, स्क्वायर की तरह। चलो अब इस फंक्शन 2 से मैंने क्या किया, हेलो प्रिंट किया, फंक्शन को स्क्वायर को मैंने इसके अंदर प्रिंट किया, उसके बाद मैंने बाय प्रिंट किया, रिटर्न करवा लिया फंक्शन 2 को, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। अब अगर मैं आर को कॉल करूँगा ये क्या करेगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद फन किसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल, ये स्क्वायर को कॉल करेगा, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, बाय। अब इस चीज़ को समझो, जैसे मैंने इसको रन किया हेलो प्रिंट हुआ, स्टार मतलब वही रनिंग में है, स्क्वायर का टाइम कैलकुलेट कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको एग्जीक्यूट होने में। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो क्या प्रिंट कर देगा, बाय। तो अभी ये टाइम कैलकुलेशन कर रहा है कि ये जो स्क्वायर वाला फंक्शन है उसको कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद उसने क्या प्रिंट कर दिया, बाय। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हेलो और बाय की जगह क्या कर दूँगा, टाइम डॉट टाइम को कॉल करूँगा, यहाँ पे करंट टाइम उसका नोट करूँगा, उसके बाद बाय हटा दूँगा, यहाँ पे फिर से अगेन टाइम डॉट टाइम को कॉल करूँगा और इसको मैं रख लूँगा एंड के अंदर। अब यहाँ पे टाइम प्रिंट कर लूँगा कि इसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन यहाँ पे लिख दूँगा एंड माइनस स्टार्ट। अब जैसे मैंने इसको रन किया फंक्शन 1 के अंदर स्क्वायर एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ, ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे फंक्शन 2 को रिटर्न किया, फंक्शन 2 को जब कॉल किया टाइम नोट किया, फंक्शन को कॉल किया, इसने किसको कॉल किया, स्क्वायर को, उसके बाद एंड आया, यहाँ पे टाइम पता लग गया स्क्वायर को कितना टाइम लग रहा है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे क्यूब का टाइम देखना चाहता हूँ तो अब फंक्शन 1 के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट किसको पास कर दूंगा, क्यूब को। जब इसको रन करूँगा तो पहले मेरे को स्क्वायर का अगेन डेफिनेटली स्टार्टिंग यहाँ से करेगा, तो पहले स्क्वायर का टाइम कैलकुलेट करके बताएगा स्क्वायर कैलकुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है, फिर क्यूब का टाइम कैलकुलेट करके बताएगा क्यूब को कितना टाइम लग रहा है। अब ये करने से हमें एडवांटेज क्या मिली, एडवांटेज ये मिली कि मुझे बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ रहा। अब जिस भी फंक्शन को मेरे को यूज़ करना है, अगर मैं इसको नॉर्मल स्क्वायर को कॉल करूँगा ये नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको मैं फंक्शन 1 के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा फिर ये क्या काम करेगा, मेरे को उसका टाइम कैलकुलेट कर देगा। फेयर एनफ। अब इसी चीज़ को और इजी करने के लिए हमारे पास हैं फंक्शंस डेकोरेटर्स। अब फंक्शन डेकोरेटर्स क्या होते हैं, वो कह रहा है कि आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन 1 के अंदर स्क्वायर को पास करो फिर रिटर्न कराओ फिर रिटर्न को प्रिंट करो ना। अगर मैं इसको नॉर्मल स्क्वायर को कॉल करता हूँ तो ये नॉर्मल स्क्वायर फंक्शन की तरह काम करेगा। अब इसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट तो है नहीं है, कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसे अगर मैं क्यूब को भी कॉल कर दूंगा तो भी कुछ आपको पता नहीं लगेगा, जब तक यहाँ पे स्टार है मतलब रनिंग में है, जैसे स्टार ख़त्म हो जाएगा मतलब कोड ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको फंक्शन 1 में एज अ पास करता हूँ तब जाके टाइम निकलता ना। अब पाइथन कहती है कि अगर आपको इसका टाइम चाहिए और आपको इसको एज अ आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन में पास करना है तो आप यहाँ पे लिख दो @ इस फंक्शन को पास कर दो फंक्शन 1 के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली इस फंक्शन को भी पास कर दो फंक्शन 1 के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। इसी को बोलते हैं फंक्शन डेकोरेटर। हम एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह ही इनको कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया है, हमने इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल किया है। तो जब पहले नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल किया था तो कोई टाइम नहीं आ रहा था। अब जब मैंने इसको ऊपर डेकोरेटर लगा दिया कि इस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दो फंक्शन 1 के अंदर, उसके बाद जो रिटर्न फंक्शन आ रहा है उसको भी कॉल कर दो, तो फंक्शन डेकोरेटर का काम ये होता है, ये अपने आप एज आर्ग्यूमेंट पास करेगा, जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको रन भी करेगा। तो देखो टाइम मिल गया मेरे को यहाँ पे, स्क्वायर कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको 11.95 सेकेंड्स, क्यूब कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको
18.31 सेकेंड्स, जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके सिस्टम पे जो टाइम है वो अलग आएगा, मेरे सिस्टम पे टाइम अलग आएगा, थोड़ी बहुत वेरिएशन मिलेगी। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपकी कैश मेमोरी कितनी है, आपकी क्लॉक स्पीड कितनी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी प्रोसेसिंग पावर के ऊपर फ़र्क यहाँ पे लेके आएंगे। तो मेरे सिस्टम पे अलग प्रोसेसर है, अलग थ्रेड्स हैं, अलग कोर्स हैं, अलग उसकी क्लॉक स्पीड है। आपके सिस्टम की अलग क्लॉक स्पीड होगी, अलग प्रोसेसर होगा, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी अलग आएगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा मॉड्यूल्स का। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।